नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में चुनाव प्रचार लगभग खत्म हो चुका है, या कहें 24 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है। नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए जोर लगाने का भी आखिरी वक्त है। कुछ घंटे चुनाव प्रचार में और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन और फिर 25 तारीख को वोटिंग। प्रधानमंत्री मोदी की कल जयपुर में लगभग 4 किलोमीटर लंबी यात्रा हुई, रोड शो, और उन खास इलाकों में जिसे परकोटा कहा जाता है, उन खास इलाकों में जहां थोड़ी ध्रुवीकरण की भी गुंजाइश होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी हो गया, राहुल गांधी की रैलियां हो रही है, अमित शाह की सभाएं हो रही है, बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि अब ये सब करने के लिए बहुत कम वक्त है। अखबार में प्रचार विज्ञापन तरह तरह के हर अखबार में आज भी छपे हैं, कल भी। जैसे आज के अखबारों का अगर विज्ञापन देखें, कांग्रेस इस पर जोर दे रही है कि अगर गलत वोट पड़ गया तो पेंशन ओपीएस खत्म हो जाएगा, गलत वोट पड़ गया तो सिलेंडर नहीं मिलेगा, गलत वोट पड़ गया तो किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होगा, गलत वोट पड़ गया तो 450 बीजेपी ने कह दिया परसों, तो कांग्रेस ने कह दिया 400 में सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हो रही है। भूमिका थोड़ी लंबी करने की वजह संक्षिप्त में मैं वापस जयपुर में आया हूँ। 15 दिनों तक राजस्थान के कई इलाकों में घूमने के बाद 15 दिन बाद आया। हमारे साथ वही खास 4 पत्रकार मेहमान हैं जो लगभग 2 हफ्ते पहले यहीं बैठ के हमने बात की थी। ये जवाहर कला केंद्र का कॉफ़ी हाउस है, ताकि इन सब से भी समझें जो यहाँ से राजस्थान में, जयपुर में रहकर या आसपास जिन्होंने जितना समझा है उसके हिसाब से राजस्थान की राजनीति या राजस्थान की सियासी राजनीति, चुनावी राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा जब मतदान 25 तारीख को होंगे। नतीजे तो 3 दिसंबर को पता चलेंगे। परिचय सबका फिर से करा दें। वैसे हम सबके जो दर्शक हैं सबको जानते हैं। विजय विद्रोही जी हैं, करीब करीब 25-30 सालों का अनुभव है, जिसमें लंबा वक्त इन्होंने आज तक के ब्यूरो चीफ के तौर पर गुजारा है राजस्थान में। फिर एबीपी न्यूज़, स्टार न्यूज़ के साथ लंबे समय तक सीनियर पोजीशन पर दिल्ली में रहे हैं। उसके पहले नवभारत टाइम्स में रहे हैं। अविनाश कल्ला जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भास्कर के लिए इन दिनों रोज़ पॉडकास्ट कर रहे हैं। हर रोज़ अपनी समझ और अपने विश्लेषण के आधार पर दर्शकों तक जानकारियां दे रहे हैं। त्रिभुवन जी हैं, दैनिक भास्कर से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, अभी नवज्योति के सलाहकार संपादक हैं और मीडिया के छात्रों को पढ़ाते भी हैं, तो एक प्रोफेसर की भूमिका भी निभाते हैं। अनिल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनिल शर्मा, विदेशी एजेंसियों के लिए लंबे समय तक काम करते रहे, जयपुर में रहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लगातार आप कई चैनलों पर, यूट्यूब चैनल से लेकर कई चैनलों पर आप देखते होंगे। संक्षिप्त में परिचय इतना ही, वरना परिचय ही एक आदमी का 3-3 मिनट और करा सकता हूँ। इस बीच कॉफ़ी हमारी यहाँ आ गई है। सामने आज के अखबार रखे हैं, तो पहले कॉफ़ी रख दें और उसके बाद ये कॉफ़ी हाउस है। यहाँ की कॉफ़ी बहुत मशहूर है, बहुत सारे लोग यहाँ कॉफ़ी पीने आते हैं। तो कॉफ़ी पहले रख दें और तब बातचीत शुरू करें। और मैं इन पत्रकारों से ये जानना चाहूँगा कि जब तमाम मुद्दों की पटकथा लिखी गई 1-1.5 महीने में, और आखिरी दौर आते आते वो जो मुद्दे, शुरुआती मुद्दे थे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, क्या वही मुद्दे चुनाव की दिशा तय करेंगे या कुछ नए मुद्दे आ गए? प्रधानमंत्री मोदी जिस ढंग से चुनावी सभाओं में कहने लगे, कन्हैया लाल का जिक्र तो कर ही रहे थे, 4 हफ्ते पहले भी किया, लेकिन अभी की सभा में जो उन्होंने कह दिया कि इतनी जोर से बटन दबाना कि उन्हें फांसी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री मोदी शोभा यात्राओं को रोकने और इस तरह की बात करें तो क्या मतलब है? राहुल गांधी अपनी सभाओं में सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? इन सबको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मुद्दा बदला है क्या? और राजस्थान का चुनाव थोड़ा अलग है, जो मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं। बहुत कुछ स्थानीय मुद्दे प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या उन मुद्दों को बीजेपी जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है ओवरटेक कर सकती है? जैसे कि आज दैनिक भास्कर समेत सारे अखबारों में एक पन्ने में कुछ खबरें छपी है जो अपराध की खबरें हैं जो राजस्थान में हुई है, और उनके साथ ऊपर एक खबरें, मतलब बताता हूं क्या छपी है, और ऊपर एक 4 कॉलम में अक्षम्य उदयपुर में दरिंदों ने दिन दहाड़े काट डाली गर्दन। ये कन्हैया लाल के हत्याकांड की खबर है। लेकिन यह खबर आज क्यों छपी है? क्योंकि 3 दिन बाद यहाँ चुनाव होना है और यह खबर नहीं छपी है। दरअसल ये पूरे पन्ने का विज्ञापन है जो नीचे आपको लिखा दिखेगा, राजस्थान की फेल सरकार को हटाए। ऊपर कोने में लिखा है, नहीं, वहाँ भी लिखा है, हाँ, विज्ञापन वहाँ भी लिखा है और नीचे यहाँ भी लिखा है दरअसल। हाँ, ऊपर अच्छा, अगर ये ठीक से ना पढ़ें तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ छोटा सा, जैसे यहाँ लिखा विज्ञापन और नीचे ये प्रचार है। अब इसको, ये कन्फ्यूजन कई बार होगा कि ये क्या हुआ। तो ये बीजेपी को इसकी ज़रूरत कन्हैया लाल की क्यों पड़ रही है? अगर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियाँ हैं, अमित शाह हैं, चाणक्य हैं, मशीनरी है, सब कुछ है, फिर कन्हैया लाल का विज्ञापन और हर रैली में कन्हैया लाल, इतनी जोर से बटन दबाओ कि फांसी लग जाए, कोई डर है क्या? तो कहाँ से शुरू करते हैं? आप ही से करते हैं, चलिए, सबसे दाएं में आप हैं।
क्या दिख रहा है मुद्दा, हम मुद्दे पर बात करें। सर देखिए, मुद्दे में ये है कि एक तो अगर और बीच में बता दूं, उसके बाद थोड़ा हम अपने आकलन पर भी बात करेंगे, क्योंकि पत्रकारों के साथ चुनाव के पहले आखिरी बात होगी। हाँ से जहाँ तक मुद्दों की बात करी और जो उन्होंने घोषणा पत्र डाले, तो अब बड़े मुद्दे तो ये रह गए हैं कि मेरा फ्रीबी तेरे फ्रीबी से बेहतर कैसे, ये हो गई। पर जो कोर बीजेपी जा रही है, वो स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहा, वो उसको बार बार दिखाया जा रही है, और उसमें भी एक पर्टिकुलर कास्ट सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा है कि आप ये देखिए, ये सरकार इसी तरह से है। तो पोलराइजेशन का पूरा अटेम्प्ट है, कोई इसमें पीछे नहीं रखा जा रहा। आप ऐड देखिए, जिस तरह से उनके नेता भाषण देते हैं, वो पूरा पोलराइजिंग और एक हिंदुत्व की तरह जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, राजस्थान एक टूरिज्म प्रधान प्रदेश है, और यहाँ के लोगों को टूरिज्म की स्कीम योगी आदित्यनाथ बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने उनको सुना आमेर में सतीश पूनिया जी के यहाँ रैली करते हुए, कि आप तो विधायक को जिताइए, फिर ये 3 दिसंबर के बाद रेलगाड़ी की टिकट बुक करेंगे, और 22 तारीख के बाद आप अयोध्या आइए, हम आपको अयोध्या में वेलकम करेंगे। तो धीरे धीरे बीजेपी अपना एक जो कोर हिंदुत्व बेस है, उसको इंटैक्ट रखना चाह रही है, और उसी के लिए हम ये सब कुछ देख रहे हैं। और कल जो आपने प्रधानमंत्री की रैलियों की बात करें, आज आप अखबार देखिए, सभी में महिमा मंडन किया गया है। आप पकड़िए माइक, हम अखबार दिखा दें। जैसे ये दैनिक भास्कर है आज का, अब ये दैनिक भास्कर में कहीं छपा हुआ था, अभी नमो नमो दैनिक भास्कर, आजकल इतने हो गए अखबार। हाँ, अखबार के, और अखबार के पन्ने भी बहुत हैं। अब ये नमो नमो पर कोटा, ये कल जो प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ रैली थी, रैली ने रोड शो था, उसकी हेडलाइन है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कुछ नहीं, हनुमान मंदिर गए। हाँ, वो भास्करी क्यों, आज आप ये राजस्थान पत्रिका ने क्या लिखा है, हाँ, मोदी मय हुआ जयपुर का परकोटा, ये आज का पत्रिका है। उन्होंने लिखा नमो नमो परकोटा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 2 दिन से इस इलाके को छावनी बना दिया गया, बाशिंदों को मूवमेंट नहीं करना दिया जाता, चाहे वो मोदी हो या राहुल गांधी हो, इन सब की रैलियों का ये आलम है। आप आए, आपने एक गली पार करी 4 किलोमीटर की, हाथ हिलाए। क्या हम वोटर का बौद्धिक स्तर इतना कम मानते हैं कि वो चुपचाप एक मोनोलॉग के हाथ पे वोट दे जाएगा, और उसका इस तरह का महिमा मंडन इसमें नहीं। उसमें एक और चीज है जी, कि जब मैं नागौर से कल आ रहा था, तो रास्ते में कुछ चैनल के लाइव शो देख रहा था जी, बार बार इस पर जोर दिया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उसी हनुमान मंदिर के पास है, वहीं से उन्होंने प्रणाम किया है, वहीं से चले जहां विस्फोट हुआ था, और विस्फोट मुझे कभी कभी लगने लग चुका है इन तरह के प्रचार को देखते हुए कि ये वोटर्स को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम कुछ भी करें, कैसा भी छापे चल जाएगा। आपने भी भाजपा के एड्स दिखाए कि ये हुआ। 2 दिन पहले कांग्रेस ने भी एक ऐसा ऐड निकाला, राजस्थान में कांग्रेस की लहर। तो आदमी हैरानी में आता है कि ये क्या हुआ अचानक से। तो अब पर ये मुझे लगता है कि लोग ये सारा प्रोपोगेंडा जान चुके हैं। अब लोगों को फिलहाल राजस्थान में जो उनके सामने ऑफर में है, वो या तो ये कोर हिंदुत्व और फ्रीबीज है, तो उनको वो चूज करना है कि कौन सा फ्रीबी उनको बेहतर। लेकिन उसमें यह भी हुआ कि कोर हिंदुत्व के साथ फ्रीबी में भी बीजेपी ने, जो प्रधानमंत्री मोदी राबड़ियां जरूर कहते हैं, रेवड़ी, माफ करें, रेवड़ी बांट रहे हैं, दूसरों की पेस्ट्री। तो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने भी यहाँ 450 में सिलेंडर की बात कर, तो रिवर्स में ऑक्शन हो रहा था। वो कह रहा है 500, वो कह रहा 450, वो कह रहा 400। चुनाव आते आते अगर थोड़े दिन और होते तो फ्री मिलता। और फिर सवाल ये उठने लगे कि जब यहाँ 450 में राजस्थान में दे सकते हैं, तो यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश के लोगों ने क्या गुनाह किया था जहां आपकी सरकार है? कौन पूछे और कौन ये लॉजिकली सवाल जाए, बस इतना। आप देखिए हर जगह मोदी की गारंटी, स्टैंप वगैरह। पर सर एक बात कल भाजपा ने, अगर हम चुनाव की बात करें तो इन सब के इतर एक और चीज रही कि कल बीजेपी को अपना एक कोडेक मोमेंट मिल गया, जो मैं कहता हूं कि अंत में वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी, वो जो एक फंसा हुआ पेज था, उस पर हम आएंगे, उसको याद रखिएगा, उस पर हम आएंगे, एक बार शामिल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, एक पिक्चर का जिक्र इन्होंने किया, वसुंधरा और मोदी की, लेकिन उस पर हम आगे बात करेंगे। आप याद दिलाइएगा, मैं भूलूंगा। एक बार सबको शामिल करता हूं। कुछ नहीं भूलते। नहीं, वो याद था मुझे कि आगे बात करूंगा। बहरहाल विजय जी, हम चुनाव के, नहीं ये कोई बात नहीं, जो नतीजों का हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं, भविष्यवाणी नहीं है, नहीं कर सकते, लेकिन एक आकलन अनुमान की दिशा क्या है, उस पर हम थोड़े आकलन अनुमान पर आगे आएंगे। पहले एक बार समझना चाहते हैं कि यहाँ आते आते 1-1.5 महीने में चुनाव आपको किस मुद्दे पर होता दिख रहा है। जैसे इन्होंने कहा हिंदुत्व वर्सेस योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स कर रहे हैं, अपने वेलफेयर प्लस हिंदुत्व। अब आप बताइए, माइक पकड़ सकते हैं आप। देखिए, मुझे भी यही लग रहा है, और जो अभी जो बीजेपी का विज्ञापन है और कांग्रेस का विज्ञापन है, वो इस चीज़ को साफ कर देता है। अब देखिए, बीजेपी के विज्ञापन में सबसे ज़्यादा
फर्स्ट लीड क्या है, विज्ञापन की, जैसे खबर अखबार में रहता है फर्स्ट लीड क्या है, तो ये विज्ञापन की फर्स्ट लीड कन्हैया है। और परीक्षा लीक वाला फोल्ड के नीचे है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की नज़र में प्राथमिकता किस पर है। सही बात है। शिक्षा रोजगार आपका होता तो आप पर्चे लीक पर बात उठाते। ये क्यों करना पड़ रहा है बीजेपी को? ये सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि अशोक गहलोत की गारंटियों के सामने इनके पास पेश करने के लिए कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है। 5 साल ये लोग सोते रहे और फिर इनको लगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में हम चुनाव जीत ही जाएंगे, वसुंधरा कुछ विरोध करेगी नहीं। तो ये तमाम चीज़ें इनकी उल्टी पड़ी, तो अब इनको इस पे आना पड़ रहा है। सिर्फ इसलिए मुझे ये बार बार मैं कह रहा हूँ, मुझे ये सिर्फ लगता है कि कन्हैया लाल के मुद्दे पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि जो इनका जो हिंदुत्व वाला वोटर है, कहीं वो महंगाई और रोजगार पर बात करना ना शुरू कर दे, कहीं उसको अशोक गहलोत की गारंटियों में कुछ दिखना ना शुरू कर दे। तो उसको बचाना है कि भाई तुम हिंदू रहो यार, हिंदू रहो, सब चक्कर में महंगाई बेरोजगारी के चक्कर में ये मत पड़ो इस चक्कर में। तो उसको इंटैक्ट रखना है, प्लस उसको वोट मतदाता केंद्र तक पहुंचाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। तो मुझे लगता है कि ये इस पर पूरा जोर है। संकल्प पत्र से बीजेपी चुनाव नहीं जीतने वाली। बीजेपी अगर चुनाव निकालेगी, संकल्प पत्र एक आधार तो है, लेकिन ये कन्हैया लाल और ये तमाम चीज़ें और छोटे छोटे जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने छोटे छोटे सांप्रदायिक अलाव जलाए रखे हैं, उसके भरोसे है बीजेपी। अशोक गहलोत पूरी तरह से भरोसे हैं 7 गारंटी के, इनके अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि उतनी गारंटियां इतनी भारी पड़ेंगी कि एंटी इनकम्बेंसी लोग भूल जाएंगे। तो अब ये बताइए, अगला सवाल मैं आगे एक राउंड जब आऊँगा तब मैं थोड़ा आकलन पे बात करूँगा, संभावित नतीजे। लेकिन अभी जब ये दोनों मुद्दे हैं, यहाँ आप मान रहे हैं कि चुनाव फिर वही बीजेपी के लिए हिंदुत्व की पिच जिसमें कन्हैया लाल वो जो आखिरी वक्त करते हैं, जैसा कर्नाटक में आखिरी वक्त में बेंगलुरु बजरंगबली को ले आए, बजरंगबली और बेंगलुरु में किया उन्होंने रोड शो और ठीक ठाक सीटें जीती। अब लोग क्या कह रहे हैं कि बीजेपी, अगर मोदी जी ने वो भी नहीं किया होता तो बीजेपी कर्नाटक में 50 के नीचे आ जाती, 65 तक पहुंची, तो इस कारण पहुंची। चलिए आते हैं वापस आपके पास। हम मुद्दे को ही जरा, इन दोनों लोगों ने मुद्दे गिनाए जो जिन मुद्दों पर अब चुनाव हो रहा है। अब बात यही है कि दर्शक के, वोटर के सामने ये विकल्प बीजेपी और कांग्रेस है, और 1 महीने 1.5 महीने में पिच कुछ बदली है। जो आकलन है उसी दिशा में आपको भी लग रहा है, जो चूंकि अब चुनाव प्रचार कल खत्म हो जाएगा, उस पर डोर टू डोर ये लोग जो भी कैंडिडेट वगैरह करेंगे, तो पिच किसकी पिच पर क्या मुद्दा आपको दिख रहा है कि वोटर के दिमाग में पैवस्त होता दिख रहा है या प्रभावी होता दिख रहा है? माइक आप ले सकते हैं। राजस्थान का चुनाव अब आखिरी सीढ़ी पर चला गया है और वहाँ जिस तरह की स्थिति है वो ये है कि आप थोड़ा इधर खिसक अनिल जी और इधर आराम से बैठे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ स्थानीय नेताओं के बजाय अपनी पूरा जो दारोमदारा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डाल दिया है। और मोदी जी ने कल यहाँ एक बड़ा शो किया जिसमें आपने अभी सारा जिक्र किया है, सारी चीज़ें की हैं। उन्होंने कल भाषण नहीं दिया, उससे पहले जब वो भाषण दे रहे हैं तब वो सबसे बड़े हमले अशोक गहलोत पर कर रहे हैं। तो 2 तरह की चीज़ें सामने आई हैं। एक, उनका सारा हमला अशोक गहलोत पर है क्योंकि अशोक गहलोत के प्रति इस बार राजस्थान में कतई कोई नाराज़गी नहीं है और लोगों को लगता है कि वो एक अच्छी योजनाओं के माध्यम से उनका इम्प्लीमेंट जो है या लागू होना हो सकता है उसके डिग्री में कुछ अंतर रहा हो, लेकिन ये बात सही है कि पूरे राजस्थान में हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी करें तो उनकी योजनाओं की बहुत तारीफ होती है। और इस बार उन्होंने पिछली अपनी 2 टर्म की तुलना में अच्छी योजनाएं प्रस्तुत करने की कोशिश की हैं। और पिछली बार जो सवाल उठते थे कि उन्होंने टाइमली डिलीवर नहीं किया, इस बार वो गलती भी उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। तो इस लिहाज से अगर सीधा चुनाव होता राजस्थान में तो शायद अशोक गहलोत वर्सेज मोदी वाले मुकाबले में मोदी साहब को और ज़्यादा पसीने आते। लेकिन बीजेपी ने इस बार इस वजह से कुछ नई तरह के जोखिम लिए हैं और वो जोखिम का दोनों तरह का असर हो सकता है। वो सबसे बड़ा मामला ये है कि उसमें जैसे राजस्थान की जो योजनाओं का जो मसला है उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने जैसे सांसदों को चुनाव में उतारा, या अब आखिरी फेज में
पहले सांसदों को उतार करके अब आखिरी फेज़ के अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तो बहुत सारी जगह राजस्थान का जो आम मतदाता है, जो बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहता है, यहाँ हिंदू मुसलमान के रिश्ते अन्य प्रांतों की तरह से, या जो खासकर जहाँ हिंदू मुसलमान होता है उस तरह के नहीं है, क्योंकि दोनों समुदायों का यहाँ सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत गहरा और नाखून और मांस की तरह का है। मुझे नहीं लगता भी कोई भी समाज इतना इस तरह का हो जाएगा जो जयपुर या कुछ शहरी सीटें जो हैं, जिस तरह की जहाँ हिंदू वर्सेज मुस्लिम होता है, उसमें जयपुर की कुछ सीटें हैं, वहाँ असर पड़ सकता है। लेकिन पैन राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो वहाँ वो असर उस तरह से नहीं आएगा। अगर बीजेपी किसी तरह से आती है तो उसके आने की वजह शायद कुछ और होंगी, वो फिर ये हिंदू मुसलमान नहीं होगा। दूसरा एक चीज़ और भी है कि जो जातियों का मामला है, उसने अशोक गहलोत की योजनाओं को थोड़ा जो फ़ायदा मिलना चाहिए था उसमें वो एक बाधा है, क्योंकि जातियाँ जगह जगह पे अलग अलग तरह से बटी हुई हैं, और उसमें चाहे उनकी अपनी जाति हो, या चाहे सचिन पायलट साहब की जाति हो, या चाहे दूसरे लोगों की जातियां हों, तो उनको उस तरह से हम नहीं देख सकते कि वो कि एकदम वो योजनाओं तक जा रही हैं। तो ये इस तरह का एक आकलन मोटा मोटा इस आखिरी फेज में सामने आ रहा है। आपका भी मैं इस राउंड के बाद आऊँगा कि आकलन क्या है चुनावी संभावित नतीजों की, लेकिन अभी तो जरा हम मुद्दों को और डाइवर्जन हुआ क्या एक सवा महीने में उसको समझने की कोशिश करते हैं, लास्ट लेग इलेक्शन आते आते। जी अनिल जी। मेरा मानना ये, आपने राजस्थान पत्रिका दिखाया, भास्कर दिखाया, ऊपर ही ऊपर आपने दिखाया कन्हैयालाल। आप देखिए जितनी भी सभाएं हुई हैं अभी तक, जितनी भी प्रधानमंत्री ने सभा करी या अमित शाह ने सभा करी या योगी आदित्यनाथ ने सभा करी, वो सारी सभाएं जो हैं वो ध्रुवीकरण की तरफ जाती हुई नजर आती हैं। या तो सनातन मुद्दा होता था, या कन्हैयालाल बहुत बड़ा मुद्दा होता था, या राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा होता है। पिछले 5 साल में भी आप रिकॉर्ड उठा के देखें बीजेपी का राजस्थान में, तो मुझे नहीं लगता अजीत जी कहीं पर इन्होंने कोई बड़े मुद्दे उठाए हों। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, मैं मानता हूँ पेपर लीक के मामले में किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे सांसद थे जिन्होंने मुद्दा उठाने की कोशिश करी, यात्रा भी निकाली। पर आप उस टाइम देखिए, उस टाइम सतीश पूनिया यहाँ के प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करा उनके मुद्दे के ऊपर पूरा खुल के। इन्होंने कोई बड़ी चीज़ नहीं करी थी। अब अंत में आते आते इनको अपनी जो इनकी मेन पॉलिसी होती है ध्रुवीकरण की, उस तरफ बढ़ रहे हैं। शायद ये बौखलाहट है, शायद ये डर है कि चुनाव में कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए और अशोक गहलोत कहीं इसको आगे नहीं ले जाए। तो शायद मुझे लगता है ये डर है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली इनको सहारा लेना पड़ रहा है। आप पूरा देखिए, पूरा फ्रंट पेज की फ्रंट लीड जैसा विजय जी बोले थे, वो यही है, लीड ऑफ द पेपर यही है कि आपने आज जो ऐड दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट है, ये कोई पेपर की लीड नहीं है, उसमें उन्होंने कन्हैयालाल का नाम लिया है। उनको लगता है यही चीज़ उनको बचा सकती है और चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने के लिए दिशा दे सकती है। वरना मेरे को याद नहीं आता 5 साल में इन्होंने कोई बड़ा आंदोलन भी कराओ, कोई आंदोलन नहीं करा। और सबसे बड़ी बात ये, जिस बारे में बात कर रहे हैं, इसका 2 से 4 घंटे के अंदर पकड़े गए थे, और उसके बाद में दूसरे दिन एनआईए ने केस ले लिया अपने हाथ में। आज तक एनआईए चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है। एनआईए किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो वो चीजें, पर यही बात आती है जी, मैं लास्ट में बोलूंगा, प्रचारित करते हैं कि उनको कंपनसेशन नहीं मिला, नौकरी बिल्कुल नहीं मिली, बिल्कुल, जबकि दोनों को बराबर मिला। जो जयपुर में जिसको मारा गया, जो रोड रेज में मरा, उसको भी 50 लाख दिए गए थे, और इनको भी मुख्यमंत्री खुद गए थे इनके घर पे और 50 लाख प्लस 2 नौकरियां दी बच्चों को गवर्नमेंट जॉब। प्रसारित उस तरह से नहीं कर पाए। अब हम जरा चलते हैं बाहर, और बाहर जरा टहलते हुए हम जरा चुनाव के संभावित नतीजों पर बात करते हैं। अखबार आप लोग रख लीजिएगा, हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं। अब ये जवाहर कला केंद्र है, जहाँ बहुत सारे लोग, पत्रकार, साहित्यकर्मी, रंगकर्मी, तरह तरह की साहित्यिक जमात के लोग यहाँ आते हैं। उनकी यहाँ महफिलें जमती है। पीछे कॉफ़ी हाउस है जहाँ हम बात कर रहे थे। अब हम लोग थोड़े बाहर आ गए ताकि टहलते हुए अब ये बात करें कि चुनाव के संभावित नतीजे इन पत्रकारों को क्या दिखते हैं, और जो अब जिन मुद्दे को गिनाए पत्रकारों ने, हमारे वरिष्ठ सहयोगियों, साथियों ने जो मुद्दे बताए, वो मुद्दे चुनाव की दिशा को प्रभावित करते हुए क्या नतीजों को बदलने का मादा रखते हैं, या उसी के आधार पर नतीजे आएंगे क्या, ये हम बात करें। तब हम लोग टहलते हुए आ गए बाहर, और वो बात जो अधूरी रह गई कि दिखता क्या है, तो अब हम फिर आपसे वापस शुरू करते हैं। मुद्दे तो हमने समझे, लेकिन अब
लड़ाई चूंकि कांग्रेस बनाम बीजेपी में एक लड़ाई बहुत बार दिखती है गहलोत बनाम मोदी की। मैं भी बहुत जगह घूमा, जयपुर में तो बहुत बात मोदी की करते हैं, बाहर लोग बीजेपी के बाकी नेतृत्व वसुंधरा और वो सब भी बात करते हैं। लेकिन अब ये जो आखिरी बाजी है जिसमें चुनाव प्रचार मान लो उसके कुछ घंटे बाकी हैं, एक शाम बाकी है अगली शाम, तो इस आखिरी बाजी में बाजी किसके हाथ दिख रही है आपको? सर देखिए, बाजी अभी कह नहीं सकते, जैसे चुनाव फंसा हुआ है। इस बार अगर आप ये किसी भी पहले चुनाव में आके आप बात कर रहे होते तो हम सभी बता देते कि ये मूड है और इतना है, शायद आंकड़ा भी सही जाता। पर पहली बार ऐसा लग रहा है 5 चुनाव में कि कॉन्टेस्ट क्लोज है, फंसा हुआ है। पर मैं अभी भी कहूँगा चूँकि परिपाटी ऐसी रही है कि एक आता है और एक जाता है, तो उस हिसाब से ट्रेडिशन में बदलाव होने जैसा कुछ लग नहीं रहा, तो एज उस हिसाब से बीजेपी को। दूसरा एक और सर बात, अब ये हेलीकॉप्टर किसी नेताजी का जा रहा है, गुजरने दीजिए, आवाज़ बहुत तेज है। नेताओं के उड़न खटोले जयपुर और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बहुत उड़ की रहे हैं। तरह जा रही है। हाँ, ओला ओवर की तरह। हाँ सॉरी, आप कौन? तो दूसरी बात ये है कि सर अब टेस्ट होगा कि लास्ट माइल पुश करके अपने वोटर को कौन ला सकता है। इतनी जो योजनाएं सरकार ने दी, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता उतना चार्ज है कि उन सभी लाभार्थियों को पोलिंग बूथ तक ले आए और ये कन्विंस करे कि वोट मुख्यमंत्री के नाम पर डले? तो कांग्रेस को एज है। अदरवाइज चूंकि भाजपा का एक संगठन है, और मैं त्रिभुवन सर की लाइन ये बहुत बोरो करता हूँ कि कितने भी झगड़े ऊपर दिख रहे हो, उनका नीचे वाला मैकेनिज्म साइलेंटली काम करता है, तो उनको वो एक एज रहती है। आप बताइए, इस आखिरी बाजी में आप अगर कहें राजस्थान में ऊँट बहुत होते हैं, जैसलमेर में और बहुत सारे इलाकों में, ऊँट किस करवट बैठता दिख रहा है? देखिए, ऊँट ऐसा बैठेगा तो सही, हाँ। खड़ा नहीं रहेगा, हाँ। ये तो तय है। और किस करवट बैठेगा, ये मैंने कई ऊँट के रेबारियों से पूछा, तो एक रेबारी ने मुझसे कहा कि साहब हम पहचान जाते हैं किस करवट बैठेगा। अब मैं वो रेबारी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं आपको बता सकता। कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पर कुछ दिन पहले मैंने राजस्थान के सभी ज़िलों के पत्रकारों से, जो मेरी जान पहचान के लोग हैं, उनसे बात की थी। तो मोटा मोटा निष्कर्ष ये निकल कर आया उनकी नज़र में कि 70 सीटें बीजेपी की पक्की, 50 सीटें कांग्रेस की पक्की। ये बात होगी 7 दिन पहले, करीब 6 दिन पहले। अब बाकी 80 सीटें फंसी हुई। तो अब फंसी हुई में से अगर 80 में से 20 सीटें हम माने। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे कल रात को 1-2 लोगों ने बताया, ट्राइबल बेल्ट में, वो कह रहे हैं कि ट्राइबल बेल्ट में बाप या बीटीपी के साथ कांग्रेस को समझौता कर लेना चाहिए था, वो बड़ा मुश्किल में डाल रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवारों को मुश्किल में डाल रहे हैं वहाँ पर। ऐसा मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी आई। और एक तो बागियों पर डिपेंडेंट है। कांग्रेस, बीजेपी के करीब 30 से ज़्यादा बागी बताए जा रहे हैं, कांग्रेस के करीब 20 एक बागी बताए जा रहे हैं। तो बागियों पर ये चुनाव डिपेंडेंट है, और बागियों पर उससे ज़्यादा डिपेंडेंट है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, क्योंकि दोनों पार्टी चुनाव जीते लेकिन 95 से ऊपर ना पहुँचे, तो भी उनका आगे के लिए रास्ता खुलेगा मुख्यमंत्री पद के लिए। तो वो चुनाव को जीत मैनेज नहीं कर रहे, चुनाव मैनेज करने में अपनी तरफ से लगे हुए हैं। अब अगर 80 में से 20 हटा दी जाए, क्योंकि आपका सवाल हाइपोथेटिकल है तो मेरा जवाब भी हाइपोथेटिकल है। बिल्कुल। तो 60 बची। अब 60 में से देखिए, सवाल हाइपोथेटिकल नहीं है, जवाब हाइपोथेटिकल हो सकता है, सवाल तो नहीं, फिर मेरा जवाब भी हाइपोथेटिकल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर फंसी हुई 60 सीटों में से, 70 से 100 बीजेपी के लिए पहुंचना आसान है, कांग्रेस के लिए 50 से 100 तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन किस्मत साथ दे, जाति समीकरण बागियों के कारण, निर्दलियों के कारण, छोटी पार्टियों के कारण बिगड़े, तो कहानी कहीं भी घूम सकती है। मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है, चुनाव भले कोई जीते हारे, सरकार बनेगी बीजेपी की एक। दूसरा, बीजेपी को कांग्रेस से मुझे लगता है 1 सीट तो कम से कम ज़्यादा मिलेगी। अच्छा। और बहुत कुरेदोगे तो मैं कह दूंगा कि बीजेपी 100 क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। हाँ, तो बिना कुरेदे आपने वो कह दिया। अब एक सवाल उसके बाद इधर आता हूँ, उसके बाद कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी के संघर्ष की बात करते वक्त कई बार हम लोग क्या छोटी पार्टियों की हैसियत को नज़रअंदाज करते हैं? जब बीएसपी 5-6 सीट जीत जाती है, या हनुमान बेनीवाल 3 जीत जाता है, या कई बार जो रीजनल पार्टियां हैं जैसे आज़ाद समाज पार्टी है, या जैसे आदिवासी पार्टी का जिक्र किया, और ऐसी पार्टियां हैं जिनकी अलग अलग इलाकों में जिनकी हैसियत है और कई जगह उनकी एक मजबूत हिस्सेदारी, दावेदारी भी है। क्या वो वोट भी
जो दो बड़ी पार्टियों के समीकरण में बीच में कोई रास्ता बनाकर 25 अच्छा राजस्थान में एक इतिहास भी रहा, निर्दलियों का एक समय पीक देखा, 21-25 निर्दलीय भी जीते हैं। इस बार भी अगर सरकार बची तो उसमें निर्दलीय और बीएसपी की भूमिका थी। क्या वो एक बीच का ब्लॉक जिसमें कांग्रेस बीजेपी के अलावा बाकी हो, वो बहुत कुछ निर्णायक हो सकता है? जो कहते हैं ना किंग मेकर होगा, चाबी हमारे पास होगी, ऐसी स्थिति भी देखते हैं क्या आप? नहीं, ऐसी स्थिति, चुनावी सर्वे बड़ा अजब तरीके की बात कर रहे हैं। पहली बार चुनावी सर्वे पिछले 25-30 साल में बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर 85-87% वोट ले सकती है। अभी तक पिछली बार के चुनाव देखे जाएं पूरे 5, 80% से ज़्यादा वोट नहीं मिला इनको, दोनों पार्टियों को मिला के 79% के आसपास। और बाकी 20-21% अन्य के खाते में जाता रहा है और 15 से लेकर 20 सीटें जाती रही हैं। पिछली बार 27 सीटें गई थी। तो इस बार समीकरण इसलिए गड़बड़ है कि अगर ये दोनों मिलकर 85-87% लेते हैं और बाकियों के खाते में 12-13% जो जाता है, तो इसका मतलब वो वोट कटवा साबित होंगे। वो वोट काटेंगे लेकिन सीट कम निकाल पाएंगे। जो सर्वे बता रहे हैं 5 से 7 सीटें। हाँ। तो ऐसे में बीएसपी स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का वोट काटेगी। भारतीय ट्राइबल पार्टी या बाप पार्टी है जो वो कांग्रेस का वोट काटेगी। आरएलपी वाला गठबंधन है वो बीजेपी का वोट काटेगा। और कहीं फिर बागी वोट काटेंगे के संदर्भ में ही क्यों देख रहे हैं? भाई बीएसपी का अपना जनाधार है, बीएसपी के अपने जनाधार से 6 सीट 8 सीट जीत सकती है। वोट काटना ही क्यों देख रहे हैं? वोट काटना तो जहां 2-4 हज़ार 500 1200 हो वो, लेकिन मैं उनकी उस मौजूदगी की बात कर रहा हूं जहां 6 8 10 20 25 सीट जीत सकती है या नहीं। नहीं, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। हाँ। कि सर्वे जो बता रहे हैं कि अन्य के खाते में जब कुल मिलाकर 12-13% वोट जाता हुआ दिख रहा है। हाँ। तो ऐसे में बीएसपी के खाते में कितना वोट आएगा? पिछली बार भी शायद 2.5 या 3% वोट आया था। हाँ। तो इतने में आपने पिछली बार तो सीटें निकाल ली थी। हाँ। लेकिन इस बार जब बाइपोलर चुनाव है और दोनों के मजबूत बागी भी खड़े हुए हैं, तो ऐसे में फिर मुझे नहीं लगता कि छोटी पार्टियों को के हिस्से में कुछ ज़्यादा चीज़ें जाएंगी। हाँ। इसलिए मैं कह रहा था। चलिए अब त्रिभुवन जी आपकी तरफ। मैं अब चुनावी नतीजों, मैंने पहले इस राइडर के साथ कि कोई नतीजों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, वो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। एक दिशा देखकर, कैंपेन देखकर, लोगों के रुख और मूड को देखकर एक आकलन करते हैं कि ये हो सकता है। वो कई बार सही भी होता है, कई बार गलत होता है। तो आज जो मुद्दे प्रभावी अब दिख रहे हैं आखिरी वक्त में, इसके हिसाब से चुनाव के नतीजे, आखिरी बाजी किसके हाथ में जाते दिख रही है? अभी ऊंट का जिक्र चला था। हाँ। कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हाँ। तो ऊंट की एक बड़ी फितरत होती है, वो जब बैठता है तब भी, और जब वो उठता है तब ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उठते हुए जो उस पर बैठते हैं वो पीछे भी, अगर कोई अनाड़ी है तो पीछे भी गिर सकता है। तो वो जो उसका उठने का जो अंदाज है, वो राजस्थान के चुनाव का ही अंदाज कुछ वैसा हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि राजस्थान का व्यक्ति जो उसका मूड है, वो आप ऊंट की सवारी करें या सड़क पर देखें, आप राजस्थान में बहुत घूमे हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ बहुत साफ दिखाई देगी कि एक खास दिशा में व्यक्ति जा रहा है और चलते चलते अचानक उसका व्हीकल कब किस लेन में मुड़ जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। वो फितरत यहाँ के वोटर की भी है, वो घुन्ना भी है, वो बताता भी नहीं अपनी बात। उसको एक अशोक गहलोत की योजना अच्छी भी लगती है, लेकिन चलते चलते उसको कहीं मोदी भी प्रभावित करने लगते हैं। फिर मोदी प्रभावित करते हुए अचानक उसे याद आने लगता है कि यार वसुंधरा राजे तो है ही नहीं कहीं, वो बहुत बड़ी नेता थी। तो बहुत सारी तरह की मानसिकताएं इस चुनाव में काम कर रही हैं। जातियों का अलग मामला चल रहा है। जातियां एक ही क्षेत्र में कई तरह से बटी हुई हैं, कहीं हनुमान बेनीवाल हैं, कहीं कांग्रेस है, कहीं बीजेपी है और फिर कहीं निर्दलीय भी है। तो ये बहुत अलग तरह का घालमेल है और इसमें आखिरी समय में जो अपने संगठन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड कर लेगा और जो मतदाताओं को अपनी टीमों के माध्यम से उसके कैंडिडेट्स अपनी तरह से कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो पार्टी जीत जाएगी। अभी फ़िलहाल की जो आज की स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि हम जो रूटीन चुनाव हुए हैं पिछले 30 साल में, उसके हिसाब से इस बार बारी के हिसाब से एक एज बीजेपी को मिलती है, लेकिन वो एज बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार
जोखिम बहुत बड़े लिए हैं। वो जोखिम अगर काम किया तो वो सरकार बना सकते हैं, ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। लेकिन उन्होंने ये जो जोखिम है वो उल्टा पड़ गया। जैसे वसुंधरा राजे जैसी नेता हैं या लोग अंदर आते हैं, यहाँ बात करते हैं। उनके जो समर्थक विधायक हैं, चलिए पहले ये कर देता है। उनके जो समर्थक विधायक हैं, विधायक थे या नेता थे, उनको टिकट नहीं दिए गए और बाद में उनके टिकट बाद की सीटों पे लिए गए। तो इस तरह के जो स्थितियां हैं वो तय करेंगी कि क्या रहता है आखिर में अंततः। अनिल जी, वही सवाल कि ऊँट किस कर मत बैठेगा, इन्होंने ऊँट की व्याख्या भी कर दी। सर मुझे तो लग रहा है वो शोले का सीन याद आता है, सिक्का उछालते खड़ा रहता है। आज की तारीख में वो सिक्का खड़ा हुआ है सर। अब इसकी एक बात बता दूं, मैं तारानगर जब गया, जो चुरू जिले की सीट है, बिल्कुल तो पहला एक बंदे से मैंने पूछा कि क्या बनने मेरा आ रहा है, क्या यहाँ का माहौल लग रहा है, तो वो वहाँ की तारानगर की भाषा में बोला सिक्को खड़ो है। तो मैंने कहा सिक्को खड़ो है, ये पहली बार मैंने सुना, मैं समझा नहीं। तो फिर उसने हाथ से बताया सिक्को खड़ो है, मतलब इधर भी बैठ सकता है इधर भी बैठ सकता है। वही कह रहे हैं, वही कह रहा हूँ सर मैं कि मेरे हिसाब से भी सिक्का खड़ा है। और ये बिल्कुल शोले पिक्चर मुझे याद आती है, सिक्का बिल्कुल बीच में खड़ा है और दोनों तरफ हेड्स है। अब हमें नहीं पता वो हेड किधर है और टेल किधर है एक्चुअली, और कौन जीत रहा है। आज की तारीख में मैं ईमानदारी से अगर अजीत जी बोलूँ, मुझे लगता है कि दोनों में कड़ी टक्कर है और ये गैस कर पाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा बड़ा मुश्किल है। पर ये बात पक्की है अगर आप देखें तो कि जो त्रिभुवन जी ने कहा या जो अविनाश जी ने कहा, विजय जी ने कहा, उस बात से मैं एग्री करता हूँ कि इसमें एक प्रॉब्लम बहुत है कि लास्ट माइल पे आपका बूथ लेवल वर्कर क्या कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवा सकता है, क्योंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। और मुझे लगता है कांग्रेस के वर्कर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कल भी किसी शो में था, मैंने कहा था कि यहाँ पर जब उनको जीत नजर आती है तो लेथार्जी में आ जाते हैं, सुस्त हो जाता है एकदम से वर्कर कांग्रेस का। तो ट्रैफिक बहुत है। हाँ नो, मुझे अजीत जी यही एक वो है, वरना मैं बताऊँ सिक्का खड़ा है, किस तरफ गिरेगा, हेड्स है टेल्स, ये जानना आज के लिए बड़ा मुश्किल है। एज भी मैं किसी को नहीं दूंगा। और मजाक में एक चीज़ और बोलता हूँ मैं कि 90-90 दे दो दोनों को और 20 अदर्स को दे दो, तो आप लेकिन जैसे 1 महीने पहले 20 दिन पहले आप साफ एज देखते थे कांग्रेस को, हाँ? तो अब आपको लगता है इस स्थिति में एज किसी की नहीं है, कड़ी टक्कर। उसका कारण दे देता हूँ मैं। उसका कारण है ध्रुवीकरण जो है। अगर आप अर्बन एरियाज में जाएंगे वहाँ आप ध्रुवीकरण को पाएंगे। जो आज जो अपने पेपर भी देखा जिसमें जो लीड थी वो लीड ही इस पे थी कन्हैया लाल पे, तो मैं मानता हूँ उसकी वजह से भी वो थोड़ा बहुत बीजेपी ने भी गेन करा है, ऐसा नहीं करा है, क्योंकि ये धीमे धीमे सीप इन कर रहा है लोगों के अंदर ध्रुवीकरण भी आज की तारीख में। इसलिए मैं बोलता हूँ बराबर की लड़ाई है आज की। अब एक चीज़ जो इन्होंने कहा त्रिभुवन जी ने, एक बात और कहना। हाँ जी, अभी जैसे कांग्रेस की योजनाओं को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और वो वाकई बहुत सारे सेक्टर को प्रभावित भी करती हैं कि अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें ओपीएस का जिक्र नहीं है, या 25 लाख रुपए तक की जो चिरंजीवी योजना है उसका जिक्र नहीं है। तो जो वोटर वर्ग हैं, जो गरीब तबके हैं, उन पर उसका असर स्वाभाविक तौर पे दिखता है, क्योंकि वो उन लोगों के बड़े सरोकार और चिंताएं हैं। इन चीज़ों को लेकर जब मैंने बहुत सारी जगह पूछा, बात की, तो वहाँ लोगों ने कहा कि साहब वोट तो कांग्रेस का ज़्यादा है, लेकिन स्थिति वो उस दादी जैसी है। राजस्थानी में कहावत है कि मण दादियों चाले को नहीं, पसेरी दादी ले जाए को नहीं, कि यानी कि दादी इतनी कमज़ोर है कि मण उसको अगर 40 किलो देते हैं तो वो चलता नहीं उससे, और अगर उसको 5 किलो देते हैं तो वो लेती नहीं है कि नहीं मेरा हक ज़्यादा है। तो कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में फंसी हुई है क्योंकि उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत बेहतर जो उसे करना चाहिए था, जैसे बीजेपी ने किया है, वो उसने किया नहीं। और अब बीजेपी के साथ उसके कैंडिडेट्स का कांग्रेस जो है वो अपने कैंडिडेट के ऑर्गेनाइजेशन और उन कार्यकर्ताओं के भरोसे है। तो अगर ये चीज़ें वो पार पा लेते हैं तो उनको लाभ हो सकता है, नहीं पार पा लेते हैं वाली सिचुएशन से अब निकल चुके बाद। अब तो सिर्फ 2 दिन का बीच का गैप है, 2.5 दिन का, उसके बाद तो सीधे नतीजे हैं। वही है, उन्होंने पार कर लेना होगा, कर चुके होंगे। तो ये है, अब उनके पास किसी के पास कोई टाइम नहीं है। ठीक बात है, लास्ट लेग है, अब तो कैंपेन भी खत्म हो रहा है। हा? अब इसमें जो एक बात ध्रुवीकरण की इन्होंने कही, राजस्थान की तासीर तमीज़ तहजीब कि यहाँ वैसा नहीं होता है, ये संजोग कहें या मेरा अपना थोड़ा सा संक्षिप्त तजुर्बा कहें, मैं मानता हूँ कि वो दिखता है मुझे। मुझे शहरी क्षेत्र में तो दिखा ही, जैसे मैं सेंट्रल पार्क गया, हवा महल गया, बाकी जगह कि लोग कन्हैया लाल का ऐसे जिक्र करते हैं जैसे वो नेशनल इशू और स्टेट का सबसे बड़ा इशू है बहुत जगह। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके एक छोटी सी मिसाल। मैं परसों दौसा से जा रहा था नागौर,
और मैं एक चने के खेत में मतलब चना नहीं, मटर की खेती कर रहा था। किसान फैमिली दूर से देखा तो मैं चला गया। 3-4 महिलाएं, 2 पुरुष ट्रैक्टर चला रहे थे। तस्वीरें मैंने पोस्ट की, वीडियो पर बात करने से मना कर दिया उन्होंने। लेकिन वहाँ खेत में जो मटर बुआई करता हुआ किसान था, ट्रैक्टर चलाता हुआ, ट्रैक्टर रोक कर जब बात की विजय जी, तो वो खट से बोलता है यहाँ तो फूल है। तो क्यों? अरे कन्हैयालाल को मार दिया, पैसा भी नहीं दिया, पता है तुम थारे को, मतलब जो भी वहाँ की भाषा में बोला, हमें पता है पैसा दिया उसको। नहीं गलत किया। कहाँ से पता चलता है? सब मोबाइल पे आता है। तो ये जो है ना, गांव में भी ये बात गई है और ये एक नैरेटिव ऐसा होता है जो उसको कोई मतलब नहीं, फिर योजना से इससे उसके दिमाग में वो छप जाता है जो बीजेपी छापना चाहती है। दरअसल आप में से किसी ने कहा, आप ही ने कहा शायद, कि वो ये उनको लास्ट हथियार यही लगता है कि छोड़ो बेरोजगारी, छोड़ो महंगाई, छोड़ो चिरंजीवी लेके क्या करोगे? तुम्हें तो हिंदुत्व बचाना है, तुम्हें तो सनातन बचाना है, तुम्हें तो शोभा यात्रा निकालनी है। सर हमने मैच कर दिया ना, जितना कुछ कांग्रेस दे रही है, अगर एक ओपीएस हटा दें, जो त्रिभुवन सर ने पॉइंट आउट किया, तो बाकी तो बीजेपी ने वही कुछ दिया है। इनफैक्ट जब बीजेपी ने 450 बोल दिया तो अशोक जी और नीचे ले आए, 400 ले आए सिलेंडर। तो अब ये देखिए, फ्री बीज तो हम दोनों बांट रहे हैं। उस फ्री बीज के ऊपर कांग्रेस के पास एक ओपीएस है और बीजेपी के पास हिंदुत्व है। अब ये अपनी अपनी चॉइस है कि हम क्या पिक करेंगे। तो रीजन वाइज अगर हम समझें, जैसे पूर्वी राजस्थान का इलाका देखें, पिछली बार बहुत कामयाबी मिली कांग्रेस को, 36 में से 26 सीटें शायद 26 या 27 सीटें मिली। जैसे कई ज़िले हैं जहाँ पूरी की पूरी कांग्रेस को मिल गई, बीजेपी साफ हो गई, चाहे सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, भरतपुर। बीजेपी को बहुत नाकामी हासिल मिली, कहीं 1 मिला, कहीं 6 में 1 ऐसे। तो इस बार पूर्वी राजस्थान का एक फैक्टर इसलिए बार बार मैं अपने वीडियो में जिक्र करता हूँ, चूँकि वो सचिन पायलट, हाँ, पिछला इलेक्शन जिस चीज़ ने चेंज किया चेंज था, कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वी राजस्थान था। इसे कोई कांग्रेस का दिग्गज या कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। और जो पूर्वी राजस्थान को डिकोड करेंगे तभी हम चुनाव के नतीजे अभी देखेंगे। अभी तक ऐसा ही लग रहा है, बिकॉज बाय एंड लार्ज सबकी अपनी सेफ सीट, जैसे विजय जी ने बताया कि 50 और 70, तो कुछ सीट्स ऐसी है जो दोनों की कंफर्टेबल सीट्स होती है। तो वो एक आंकड़ा तो तय आंकड़ा है। अब वो देखना पड़ेगा कि जो ईस्टर्न राजस्थान में गेन था उसको कांग्रेस कितना होल्ड कर पाती है, क्योंकि ये भी तय है कि वहाँ डिटेरियोरेशन होगा। नहीं होल्ड कर पाएगी आपके हिसाब से? आप मुझसे ज़्यादा उस एरिया में जाके आए हैं, आप बताइए होगी कि नहीं। मैं 6 महीने पहले जब गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि कांग्रेस के पास वो वेवलेंथ है कि वो उसे रोक लें। बहुत स्पष्ट रूप से लोग कहते थे कि हमने जिस चेहरे पे वोट दिया, कांग्रेस ने उस चेहरे को दरकिनार किया, सचिन पायलट का चेहरा, तो हम इस बार उनके साथ नहीं रहेंगे। लोग मतलब इसमें मैं फिर कहूँगा, मैं आप, हाँ, गुजर लार्जली, सर लार्जली गुजर, इनफैक्ट मीणा भी कुछ है, नहीं मीणा भी कुछ है, हाँ। क्योंकि पिछली बार जो कॉम्बिनेशन काम किया था वो गुजर मीणा और जाट, बिल्कुल, नहीं जाट भी थे, तो उसमें विश्वेंद्र सिंह जी की भी भूमिका थी। हाँ। तो अब आप ये देखिए, विश्वेंद्र सिंह हो या सचिन पायलट हो और रमेश मीणा हो, जिन्होंने ये आर्किटेक्चर किया था लास्ट टाइम, वो वहाँ एक साथ नहीं है। और चाहे वो उतने बड़े नेता हो या ना हो, किरोड़ी लाल मीणा उनका अपना एक है दबदबा है, उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू है, मैं अभी भी कहूँगा, क्योंकि अगर वोट की इतनी वैल्यू होती तो वो राज्यसभा में नहीं होते। और जिस सीट से अभी लड़ रहे हैं वहाँ पे दिया कुमारी ने उन्हें हराया था। तो वो एक फैक्टर नीचे जा रहा है, बट लेकिन वो एक फैक्टर है, आप उसे नहीं कर सकते। और गुजर वोट लाने के लिए उन्होंने बैसला जी के पुत्र को लड़ाया है, विजय बैसला को। तो बीजेपी भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है कि भैया उस 40 में से जितना इरोड करके लाओ, हमारे में तो प्लस ही होगा। अब विजय जी ये बताइए, ये जो बार बार कुछ हम लोग ओवररेट तो नहीं कर रहे हैं इस फैक्टर को, सचिन पायलट फैक्टर, गुजर फैक्टर, पूर्वी राजस्थान फैक्टर? नहीं, कोई ओवररेट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट यही नस यही है। और बीजेपी की दुखती रस पिछली बार यही थी और इस बार कांग्रेस की दुखती रस नस यही हो गई है। और इसमें भी कांग्रेस का एक इंटरनल सर्वे कह रहा है कि इस बार 60% गुजर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, 40% कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। और 40% से कांग्रेस का काम चलने वाला नहीं है। गुजरों में भी 2 धड़े हैं। एक धड़े को लगता है कि दगा दे दिया सचिन पायलट ने, दूसरे धड़े को लगता है जो कि ट्रैकर, जो सी वोटर के ट्रैकर में भी सामने आया, कि गुजरों के एक बड़े हिस्से को लगता है कि कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट है और सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस है, कांग्रेस में है। तो ये वाला थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इसको आप कैपिटलाइज कैसे करेंगे? आपको गुजर के पास बीजेपी, कांग्रेस के पायलट और अशोक गहलोत दोनों को साथ जाना चाहिए, साथ जाकर साथ रैलियां करनी चाहिए, रोड शो करना चाहिए, तब जाके तो आप कन्विंस करेंगे। दोनों के समर्थकों के बीच में अदावत है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ ये हुई है कि पिछली बार जो गुजर एक तरफा सचिन पायलट के साथ जा रहा था या कांग्रेस के साथ चला गया था इस उम्मीद में कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, वो इस बार माली हो गया है।
इस बार का गुजर माली है जो अशोक गहलोत की जाति का है। मालियों ने तय, हर जगह माली कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को 100% वोट देना है और कांग्रेस का सर्वे बता रहा है 99.99% माली दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक झोल ये है कि कुछ जगह कहा जा रहा है कि माली जहां सचिन पायलट हैं या सचिन पायलट के समर्थक हैं शायद वहां उस संख्या में वोट नहीं दें। हाँ, तो इस चीज को भी कैसे दूर कर सकते हैं? इस चीज को भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर दूर कर सकते हैं। अब आप ऊपर नहीं आप भाई 5-6 दिन 7 दिन हो गए वो पोस्टर आए हुए। अब आप ऊपर से एकता की बात करें, ऊपर से राहुल गांधी की तारीफ करें और अलग अलग घूमें और फिर अलग अलग बयान देते फिरें, इशारा करते फिरें। एक कह रहा है 2018 में मैं देखिए कहाँ से कहाँ कांग्रेस को ले आया था और कांग्रेस 21 पर आ गई थी। एक कह रहा है कि साहब एक कह रहा है कि सचिन पायलट तो बीजेपी से जा मिला था। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? अब उसमें हार के जिम्मेदार कौन होंगे अगर हुआ तो? हाँ, उसमें ये स्थिति भी है कि जैसे दौसा में गया तो वहाँ सचिन पायलट और राहुल गांधी की साझा रैली थी, लेकिन उसमें गहलोत नहीं थे। तो ये मैसेज है ना कि दौसा में अगर गुजर मीना वहाँ जुट रहे हैं, उसमें सचिन पायलट और राहुल गांधी है, वहाँ गहलोत नहीं है। बाद में गहलोत अलग से दौसा जाते हैं, जो वहाँ से मुरारी लाल मीना जुट कर। अजमेर में भी अजमेर में जो इनकी ये गारंटी योजना है उसमें प्रभारी शायद सचिन पायलट थे, और जहाँ जिस दिन गारंटी योजना वहाँ से निकली जिसमें रंधावा अशोक गहलोत दोनों थे, उसमें सचिन पायलट मध्य प्रदेश में थे। तो ये तो इनका इंटरनल कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो फैक्टर है कास्ट फैक्टर, जब यूपी बिहार बाकी जगह की पॉलिटिक्स करते हैं कास्ट फैक्टर की बहुत बात करते हैं। इस नतीजे को कास्ट फैक्टर के पैमाने पर देखिए मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि जितनी बात हो रही है ना, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन का इशू है, पर्चा लीक का इशू है, जो बीजेपी लगातार इस सरकार के खिलाफ उठाती रही और ऑब्वियसली 5 साल सरकार होगी तो उसके खिलाफ ये सारे मुद्दे होंगे। ये मुद्दे एक तरफ और चुनाव में अंत में ये जातीय समीकरण दूसरी तरफ, वो किसको कैसे ड्राइव करेगा वो कहना अगले 3 दिन में मुश्किल है, अब चूंकि वक्त बहुत बीत गया। लेकिन चुनाव के नतीजे तय करने में कौन फैक्टर ज़्यादा प्रभावी लगते हैं आपको? नहीं, वैसे जातियों का ही मामला है, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था तो जाति दरअसल अगर सच कहा जाए और जब ज़मीनी जो नेता हैं वो ये बता रहे हैं कि साहब राजस्थान में कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, कोई सरकारी योजनाएं चुनाव नहीं लड़ रही हैं, कोई धर्म चुनाव नहीं लड़ रहा है, राजस्थान में जातियां चुनाव लड़ रही हैं। और वो जातियां चुनाव शुरू होने के समय ही एडजस्ट हो गई अपनी, किसको कहाँ जाना है, कहाँ वोट देना है, सब तय हो गया। अभी तो सिर्फ एक लिखी हुई पटकथा है, उस पर आके लोग अपना भाषण देते हैं और चले जाते हैं। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान जब जीतेगा, अगर कांग्रेस जीतेगी तो तमगा राहुल जी के लगे या बीजेपी जीते तो वो मोदी जी के लगे। तो वो ये है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जातियां एडजस्ट हो चुकी हैं, और उसमें जहाँ कहीं बहुकोणीय मुकाबले हैं वहाँ जातियां जीतते हुए के साथ जाएंगी, वहाँ वो हारते हुए के साथ नहीं जाएंगी, लेकिन वो प्रभावित करेंगी चुनाव नतीजों को। और अगर वो ज़्यादा दृष्टि से प्रभावित करती हैं ज़्यादा सीटों को, या जिस पार्टी के ज़्यादा बागी खड़े हुए हैं और ज़्यादा प्रभावशाली हैं, तो उस तरह से उनको उसी अनुपात में नुकसान हो सकता है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये भी हुआ कि ये कहानी तो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की 2 साल से चल रही है, बल्कि 2.5 साल होने जा रहे हैं। और लेकिन इधर 5 साल ही हो गए सर। हाँ, लेकिन मतलब मैं बगावत को अगर बेंचमार्क मानूं, ऐसे 5 साल हो गए। जिस दिन शपथ ली थी ना उसी दिन से मामला चल रहा। सही है, लेकिन उसमें जो रफू करने की कोशिश हुई अभी 8-10 दिन पहले, जब नया पोस्टर आया सचिन पायलट और अशोक गहलोत की हम साथ साथ हैं, क्या उस पोस्टर ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो विवाद झगड़ा, एक दूसरे पर कटाक्ष बहुत कुछ था, उसको रफू करने में कामयाबी हासिल कर ली, ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को? क्योंकि उसमें भी पूर्वी राजस्थान के नतीजे की आहट छिपी है। अजीत जी, मेरे को बिल्कुल लगता है, मैं जब पोस्टर देखता हूँ, पोस्टर के अलावा जहाँ राहुल गांधी एड्रेस करने गए थे, शायद आपने भी कवरेज करा था दौसा में जब राहुल गांधी और सचिन पायलट गए थे, तो उसमें मैंने एक चीज़ बड़ी पिक्युलर नोटिस करी थी कि लोगों ने एक दूसरे ने हाथ ऊपर उठाया था, और वहाँ जितने भी गुजर थे उनका कहना यह था कि क्योंकि सचिन पायलट ने कांग्रेस नहीं छोड़ी इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो विजय जी बोल रहे हैं 50-50 या 60-40 जो भी रेशियो बोले हैं, मेरा मानना बिल्कुल वही है कि 60% गुजर जो है वापस शायद कांग्रेस की तरफ चले गए, जो पहले लेटेस्ट स्टेज थी वैसा नहीं है अब। 40% मैं मानता हूँ बीजेपी की तरफ होंगे। पर एक और बताता हूँ आपको, इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है, मीनाज मुझे लग रहा है आपके कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अगर आप किसी मीना से बात करेंगे तो उनका जवाब ही होता है, क्योंकि
मीना जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें है आपके गवर्नमेंट जॉब्स में, उनको ओपीएस का अंतर पड़ता है। और जैसा त्रिभुवन जी ने कहा वो बात से एग्री करता हूँ, ओपीएस बड़ा मुद्दा है। और ये जो यूनाइटेड फेस दिखाने की, जिसको ये यूनाइटेड कलर्स ऑफ कांग्रेस बोलते हैं, मेरा मानना है कि कुछ टाइम दिखाने के लिए सीज फायर तो हुआ, इसका फ़ायदा होते हुए भी मुझे नज़र आता है अजीत जी। अब एक तस्वीर का जिक्र किया जो मैं भूल जाता अभी। नहीं, मैं याद दिलाता सर आप। हाँ, एक तस्वीर मैंने देखी आज, जो कल बाड़मेर इलाके की तस्वीर थी। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, बगल में वसुंधरा है, एक बड़ा सा माला 20-25 किलो का फूल का माला है और उस माले में दोनों दिख रहे हैं। ये पहली बार ऐसी तस्वीर इस चुनाव में दिखी, वरना एक तस्वीर हमने तब देखी थी जब मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दिया कुमारी संचालन कर रही थी, किनारे में वसुंधरा थी। एक तस्वीर तब देखी जब अभी मैनिफेस्टो रिलीज में वसुंधरा लगा उपेक्षित थे, बगल में गजन सिंह शेखावत थे मैनिफेस्टो को लेकर, कागज इधर उधर ट्रांसफर को लेकर। और एक तस्वीर और देखी अभी मैंने कुछ दिन पहले जब अमित शाह लैंड किए वायुसेना के विमान से, सब लोग कतार में हैं, सबसे फूल और जो भी अभिवादन हो रहा है और कैसे उपेक्षा का भाव एक लगा वसुंधरा का। लेकिन वो तस्वीर जो कल है मोदी के साथ वसुंधरा एक माले में, वो क्या कुछ सिग्निफिकेंट है क्या, या संजोग है कि उनके इलाके में थे, उनका बेटा का क्षेत्र है, वसुंधरा का क्षेत्र है, संजोग है वहाँ और कोई ऐसे दावेदारी नहीं थी उस फूल माले में आने की? सर देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन पॉलिटिक्स, और कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ तो ऐसे संजोग होते नहीं। हाँ। संजोग तो खुद ही बनाते हैं। फ्रेम में कौन आएगा वो खुद तय करते हैं। सर देखिए, वरना फ्रेम से अमित शाह और जेपी नड्डा को पॉडकास्ट में भी किया, मैं पिच मार देता हूँ मैंने आज अपने पॉडकास्ट में भी उसे कहा है कोडेक मूवमेंट। जब हम छोटे थे तो एक वो कोडेक कैमरे का आता था, क्लिक का कोडेक मूवमेंट, ये बीजेपी का कोडेक मूवमेंट था। कल मंच पे सिर्फ वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी थे, वरना अटकलें लग रही होती थी कि इधर राजेंद्र सिंह से बात कर रहे, बीच में वसुंधरा दिख गई तो वो एक फ़ोटो आ गया। वो सारी चीज़ें देखिए, भाजपा और वसुंधरा राजे दोनों प्रैक्टिकल है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जब तक भाजपा राज में नहीं आती, वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री बनने का चांस नहीं रहता, और जब तक वसुंधरा राजे पूरी तरह साथ नहीं आती, भाजपा का सरकार में आने का भी नहीं रहता। तो कल वो एक मूवमेंट आया, उन्होंने दुष्यंत का नाम भी लिया, और अब आप देखिए जिस तरह से प्रचार तंत्र जुटा है, जिस तरह से बीजेपी और वसुंधरा राजे दोनों की टीमें उस कोडेक मूवमेंट को पुश कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं नाउ ऑल इज़ वेल, आखिरी 3 दिन है, पूरी जान झोंक दे। एक और बात, लाडपुरा में वसुंधरा राजे के ही करीबी भवानी सिंह राजावत ने कल वापस कह दिया कि नहीं, मैं तो बीजेपी तो मेरी मां समान पार्टी है, मैं तो उनके कैंडिडेट के फेवर में प्रचार करूंगा। तो ये देखिए धीरे धीरे बीजेपी जितनी भी उसकी ताकत है उसको एक साथ लाके फाइनल पुश दे रही है। एक और, कल अंत में वसुंधरा राजे ने पहली बार दोनों हाथ उठा के जय जय मोदी भी बोला, उन्होंने जय जय राजस्थान भी बोला, लेकिन उससे पहले वाली उन्होंने हाथ उठा के नारे लगवाए जनता से, मोदी मोदी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक पीस की सुगबुगाहट है। अच्छा, ये स्थिति आपको लगती है कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मान लो कड़ी टक्कर है, एज है, जैसे इन्होंने भी कहा एक सीट भी अगर आगे होगी तो बीजेपी होगी, 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, और आज जब चुनाव में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं अगर देखें तो आज सर एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, माफ़ी चाहेंगे, उसके बाद बात करते हैं। थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर इन लोगों के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा बस बात करता हूँ आपसे। तो एक स्थिति बदली है क्या कि इस 2 महीने में आज की स्थिति में, कि आज लग रहा है कि टक्कर है या 1 सीट आगे, या इस 1 महीने में अशोक गहलोत की योजनाओं का पहुँचना, 7 गारंटियों की बात, ये कहीं कांग्रेस को पुश करके यहाँ तक लाया है, ऐसा कुछ बदला हुआ है? सर देखिए, निश्चित तौर पे जो सिचुएशन हम 1.5 महीने पहले बात कर रहे थे उससे बदली है सिचुएशन, बिकॉज दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अब वो जो आप कल बात कर रहे थे कि अब तो 1.5 दिन प्रचार का बचा और 1 दिन आपको तैयारी का मिलेगा कि आप तैयार हो जाइए, तो अब वो फैक्टर काम में आ रहा है कि किसकी कितनी ग्राउंड पे तैयारी है। हमने सारी बातें देख ली, योजना वगैरह जिनका जितना प्रचार होना था हो गया, अब लास्ट माइल की बारी है। और देखिए, हम अभी तक बात कर रहे हैं, जैसे मैं खुद कहूँ, मैं कहता हूँ कि परिपाटी के हिसाब से बीजेपी को एज है, लेकिन इलेक्शंस आर इन पीपल्स हैंड, वी कैन नॉट रीड पीपल, सो यू कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज, और अगर सरप्राइज होता है तो हम वो भी जनमत मांगेंगे। पर हाँ, अभी भी जिस तरह के हालात बन रहे, बीजेपी ने जितने भी ऑप्टिक्स की कोशिश की वो अपने कोर वोटर बेस को एड्रेस करते हुए दिख रहे हैं। अब जैसे सरप्राइज की बात की, मैं थोड़ा फ़र्क बताऊंगा, मैं अपने वीडियो में बार बार बोलता हूं कि जैसे यूपी में चुनाव घूमते हुए त्रिभुवन जी, कुछ जगह घूमते हुए जब लोगों से बात करते हैं, चुनाव था मार्च में, मैं अगस्त में घूम रहा था, तो कहीं भी इस कोने से उस कोने तक आदमी योगी, मोदी, अखिलेश ऐसे बात कर रहा था, टॉप लीडरशिप की। यहाँ मैंने एक ख़ास बात देखी राजस्थान में
कि लोकल कैंडिडेट, लोकल इशू की बहुत लोग बात कर रहे हैं। कहीं चुरू में जा रहे हैं, उधर बात जा रहे हैं तारानगर बुढ़ानिया राठौर, कहीं वहाँ जा रहा है मिर्दा, कहीं वहाँ जा तो लोकल लीडरशिप का इतना नाम ले रहे हैं, किसी को मेघवाल वर्सेस फला, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा बाहर वालों को कि ये क्या बात करें। ये एक लोकल इशू यहाँ राजस्थान में अलग अलग रीजन की तासीर ऐसी अलग है कि आप 5, 7, 10 जिला घूम कर भी आज की तारीख के 50+ जिले हो गए, उसका अंदाज़ा थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही आप ऊपर की बात करते हो तब तो मानते हो कि मोदी के नाम पे हो रहा है, योगी के नाम पर, यहाँ वैसा कम दिखता है, शहरी इलाकों में भले दिखता है। हाँ, राजस्थान में जो लोगों के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि राजस्थान बहुत दूर दराज के इलाकों में है। यहाँ का एक ज़िला एक यूरोप के एक देश के बराबर है, उसका क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से तो वो और भी ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए पिछले 30 साल का जो राजस्थान का चुनावी इतिहास है उसमें एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्योंकि न तो कांग्रेस के विधायक उस बात पर खरे उतरे, न कभी बीजेपी के विधायक जो उन्होंने वादे किए वो खरे उतरे, तो वो उनको वापस भेज देते हैं और इसीलिए बार बार सत्ता बदलती है, एक परिवर्तन होता है। और इस बार भी वही इशू है, क्योंकि आप जब देखेंगे कि राजस्थान के बाड़मेर की अलग समस्याएं हैं और गंगानगर की अलग है, भरतपुर की अलग है, जयपुर की समस्या अलग है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ उनको स्थानीय मुद्दे बहुत प्रभावित करते हैं, वो बड़े मुद्दे हैं। जैसे गंगानगर वाले इलाके के अंदर पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो राजस्थान के इधर के जो नेता है जो खासकर सत्ता में रहते हैं उनके वो समझ ही नहीं आता, उनको लगता है पानी बहुत ज़्यादा है और वहाँ को लोग कह रहे हैं पानी कम है, क्योंकि जो कृषि व्यवस्था है इस बार भी एक मुद्दा और है वहाँ बहुत बड़ा। पूरे जो भारत की नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें कॉटन की कपास पूरी तबाह हो गई है, लेकिन हमने किसी नेता के मुंह से या किसी जगह ये बात ही नहीं सुनी कि उन किसानों का क्या हो रहा है। 8 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से करीब कपास उतरती है, वो 1 बीघा भी नहीं मिल रही लोगों को, और इसका कोई कहीं जिक्र नहीं है। तो वो लोग जो है उस बात से नाराज़ होंगे। अब आप उनको कह रहे हो कि हम आपको ओपीएस देंगे, लेकिन किसान का मुद्दा दूसरा है। तो ये इस तरह के जो गैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो स्थानीय मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं, जिसको राजनेता समझ नहीं पाते। अभी दोनों पार्टियां कर रही है एमएसपी पे फसल खरीदेंगे, बीजेपी ने भी कर दिया, कांग्रेस ने, तो भाई आज तक कौन रोक रहा था फसल खरीदने से? हाँ, तो एमएसपी पे नहीं खरीदते। एमएसपी पे आप ये देखिए कि किसान बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं एमएसपी पे खरीदेंगे। जैसे बीजेपी ने बहुत पहले वादा किया था कि हम आपका जो लागत है उससे 150%, मतलब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब तो से स्वामीनाथन जो कांग्रेस ने अब कहा कि हम उसके हिसाब से तो स्वामीनाथन कब आए थे? 2006 के अंदर राजस्थान के अंदर, वो राजस्थान में भी उन्होंने, वसुंधरा जी जब सीएम थी और स्वामीनाथन साहब की एक पूरी कमेटी बनी और उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया, लेकिन उसके बावजूद 6 का आज आप इतने साल हो गए, करीब 20 साल होने को आए, कहीं कुछ न कांग्रेस ने डिलीवर किया और न बीजेपी ने डिलीवर किया। तो मतदाता आमतौर पर जो सत्ता में रहता है उससे नाराज होता है और वो दूसरी पार्टी को ले आता है, क्योंकि तीसरा विकल्प उसके पास है नहीं। सर एक और बात, जो आप कास्ट का और इन सब की बात करें, हमारी जो सर ने कहा कि इतना वास्ट एरिया है, अब जैसे बात करते हैं जाट वोट किस तरह हो जाएगा, तो हमारा मारवाड़ का जाट अलग बोलेगा, नागौर का जाट अलग बोलेगा और शेखावटी का जाट अलग बोलेगा, भरतपुर का जाट अलग बोलेगा, भरतपुर का जाट अलग बोलेगा। तो वो भी होमोजेनिटी नहीं है, हम बहुत रीजन स्पेसिफिक है और हमारे रीजन बहुत बड़े हैं, वास्ट है, तो उनके इश्यूज को आप कोई भी आदमी कह दे कि हम पिन पॉइंट करके बता देंगे। सर ने बात करी गंगानगर की, मैं शायद सर अप्रैल में वहाँ था, अप्रैल या मई के बिगिनिंग में था। किसानों की बड़ी समस्या थी कि तो जनवरी में जो बारिश आ गई और जो फसलें खराब हो गई उसका हमें मुआवजा मार्च तक मिल जाना चाहिए था, मार्च स्टार्टिंग तक। अप्रैल एंड होने को आया, कोई पूछ भी नहीं रहा है, और अभी हमारा दूसरा संकट है। ये बात करते हैं कि किसानों की बिजली माफ़ कर दिया, 1000 या 2000 यूनिट फ्री दे दिए, किसान कह रहा है मैं पैसे दे दूंगा, बिजली तो लाओ। सही बात। इन सारे मुद्दों से हमारे नेता बहुत दूर हैं और मुझे नहीं लगता सर चुनावी रैली के अलावा कोई नेता गंगानगर जाता होगा। अच्छा विजय जी, अब क्लोज करेंगे एक सवाल आप दोनों से लेते हुए कि अब चूंकि 2-2.5 दिन बच गए हैं, अगर हम भी फैन बट में हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर बीजेपी जीत गई तो आप श्रेय किसको देंगे, और अगर कांग्रेस जीत गई तो श्रेय किसको देंगे? यही सवाल चारों से पूछूंगा एक बार। नहीं, हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। नहीं, अगर बीजेपी, हाँ नहीं, आप विश्लेषण में जवाब दीजिए। अगर बीजेपी जीत गई तो ये देखना होगा कि कितनी सीटें ज़्यादा लेकर आती है। 100 पर अटकी तो अलग कहानी है, 120 पर अटकी तो अलग कहानी है, तो उसके हिसाब से तय होगा। कलेक्टिव जिम्मेदारी तो है, लेकिन बीजेपी जीत गई तो सारा सहरा तो एक ही आदमी के सर बंध रहा है, इसमें तो कोई विवाद का सवाल उठता ही नहीं है। मोदी जी का ही सर बंध रहा है। एंटी नेशनल बातें कर रहे हैं अभी आप, हाँ लेकिन करिए। हाँ
और अगर कांग्रेस जीत गई तो सारा सहरा अशोक गहलोत के सर बंधना ही बंधना है। सीधा जवाब है। आप सर इसमें कोई दो राय नहीं कि, पर मैं इसमें वो जो राष्ट्रहित का जवाब है वो तो है, अगर भाजपा आज की तारीख में जीतती है तो उसका श्रेय जाएगा हमारा रोटेटिंग डोर पॉलिसी को, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ किया कि इतने अंतर्द्वंद के बावजूद वोटर वैसा ही रहा। और अगर कांग्रेस जीतती है तो श्रेय सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत और कोई नहीं। उसके बाद इसमें मैं अपनी राय भी दूंगा। हाँ, अनिल जी। मेरा मानना है सर, एक चीज़ मैं पहले बोलना चाहूँगा, आप जो बातें कर रहे थे, मैं राजस्थान में मानता हूँ कि आपके जो चुनाव वो एक असेंबली नहीं है, 199 सीटों पे चुनाव है, और आपको इस तरह से देखना पड़ेगा किस पे कौन कैंडिडेट है, क्योंकि राजस्थान इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको 199 चुनाव देखने पड़ेंगे जब आप कैंडिडेट्स को। अब आपने कहा श्रेय किसको, ऑब्वियसली श्रेय तो सर एक ही आदमी लेगा, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि उन्होंने रोड शो भी करा, उन्होंने रैलियाँ भी करी, तो श्रेय तो लेंगे। अगर बीजेपी जीतती है तो वो लेंगे, मतलब मोदी जी। और अगर गलती से बीजेपी हार जाती है तो वो कमल का फूल फिर जिंदाबाद है। फिर वो, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया अपने को बचाने के लिए कमल का फूल है जिसको आप कर रहे हैं। कांग्रेस में श्रेय बिल्कुल अविनाश खन्ना जी की बात को मानता हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत किसने करी वो अशोक गहलोत है, पॉलिसीज़ कौन लाया वो अशोक गहलोत है, उनको श्रेय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक अगर मैं गलती भी नहीं हूँ 100 से ज़्यादा रैलियाँ कर चुके हैं वो, तो श्रेय उनको ही जाएगा, ये बिल्कुल मानी हुई बात है। यही सवाल आपसे। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो मुझे लगता है कि इसकी वजह कांग्रेस के वो विधायक होंगे जिनके प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी रही है लोगों की, और वो बार बार कहते रहे। ये कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में सामने आया कि उनको टिकट नहीं देना चाहिए था, टिकट बदलना चाहिए था और नई लीडरशिप तैयार करनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है एक वो गलती है। दूसरी गलती रहेगी केंद्रीय हाईकमान की, जिन्होंने पूरे 5 साल सरकार को काम करने देने वाली हालत के बजाय, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो डिफरेंसेस थे उनको साथ लाने के बजाय उन्होंने लास्ट में ये काम किया, ये शुरू में नहीं किया। तो ये जो उनके प्रभारी और जो हाईकमान था उनकी बहुत बड़ी गलती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इस सूरत के अंदर जो मैंने बात बताई अभी वो कांग्रेस की हार की दृष्टि से, और कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जो अशोक गहलोत की योजनाएं हैं, क्योंकि वो पिछले 30 साल का बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, और इसका मतलब है कि राजस्थान में कोई अंडर करंट चल रहा है। अगर वो कोई अंडर करंट है तो उनकी सरकार बनती हुई दिख सकती है, वरना ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इस तरह का। तो उसका सेहरा निश्चित रूप से अशोक गहलोत और के सिर तो बंधेगा ही। वहाँ शायद जो लास्ट में प्रयास किए गए हैं उसमें सचिन पायलट भी हिस्सेदार होंगे। मैं अब इसमें क्लोजिंग रिमार्क अपना देता हूँ, पास में ही रहिए। जितना मैं घूमा 15-20 दिन राजस्थान, और उसके पहले मैं राजस्थान के बारे में, हकीकत ये है कि मैं नहीं जानता था। चुनावी राजनीति अखबार पढ़ के जानना अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की, चूँकि ये सवाल के 2 पहलू हैं कि अगर बीजेपी जीती तो श्रेय किसको, अगर कांग्रेस जीती तो श्रेय किसको। क्या होगा 3 तारीख को। बीजेपी के कई कद्दावर नेता चुनाव में उतारे गए, वसुंधरा को किनारे लगाया, फिर सेकंड लिस्ट में उनके नाम आए, ये सब विश्लेषण बहुत हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में जब मोदी कहने लगे कि यहाँ सिर्फ कमल ही उम्मीद है, कमल ही चेहरा है, कमल के नाम पर वोट डालो, मतलब उन्होंने सेहरा अपने माथे बांध लिया, सारे पोस्टर बैनर में मोदी मोदी होने लगा। तो जीतेगी अगर बीजेपी तो जाहिर है श्रेय मोदी को होगा, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं, कोई चेहरा उसमें आएगा नहीं, ये बीजेपी की फितरत है। हारने पर भले नड्डा के माथे पर कुछ सेहरा आता है हारने का श्रेय, जीतने पर मोदी जी के। लेकिन अब जरा कांग्रेस की बात, जो वोटर कांग्रेस का जिक्र कर रहा है वो अशोक गहलोत की नीतियों की बात कर रहा है। अशोक गहलोत ने चिरंजीवी दे दी, अशोक गहलोत ने लड़कियों को मोबाइल दे दिया, अशोक गहलोत ने महिलाओं को 10,000 सालाना देने की बात की, अशोक गहलोत ने सिलेंडर का कर दिया, अशोक गहलोत ने ये मुझे गिनाने वाले कैंडिड मेरे वीडियो इंटरव्यू में 50 नहीं सैकड़ों लोग मिले मेरे वीडियो प्लेटफॉर्म पर। इसका मतलब, और ऑब्वियसली पूर्वी राजस्थान में सचिन के बहुत ज़बरदस्त समर्थक हैं। तो अगर कांग्रेस जीतती है, इफ़ मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से उसका एकमात्र श्रेय
अशोक गहलोत को दिया जाना चाहिए, क्योंकि 6-8 महीने पहले की स्थिति में अशोक गहलोत को दिल्ली से जो लोग मानते थे 50-60 भी मुश्किल है, 40 भी बोलते थे लोग। तो आज अगर जीतती है तो लेकिन अगर जीतती है, इसका जवाब 3 दिसंबर को। अगर हारते हैं अशोक गहलोत, तो बीजेपी जीतती है, अशोक गहलोत की पार्टी कांग्रेस हारती है, तो उसकी वजह मुझे लगता है एक फैक्टर पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थकों की नाराज़गी, अशोक गहलोत का बहुत देर से जगना, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का 2 साल 3 साल तक झगड़ा होना, और उसके बाद बीजेपी के उस नैरेटिव का सिर्फ योजनाओं के दम पर मुकाबला करना, कैडर और संगठन के तौर पर कांग्रेस का कमज़ोर होना, एकजुटता, ये सारे कांग्रेस के खिलाफ है। इस वीडियो को इस क्लोजिंग रिमार्क के साथ मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। क्या होगा 3 तारीख को पता चलेगा, किसी को नहीं पता, हम लोगों को तो नहीं पता नहीं है ना कि क्या होगा 3 तारीख को। इनके सब 3 को देखते हैं और फिर ये बातचीत ऐसे अब पत्रकारों से आखिरी बातचीत है शायद। एक कोशिश करूंगा कुछ युवा पत्रकारों के साथ बात करूं जो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में गए हैं और जिन्होंने कुछ देखा है, और उसके बाद कुछ बचे वक्त में कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे साथ, कुछ लोगों से बातचीत। फिलहाल इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। नमस्कार। और 25 तारीख को जिस दिन वोटिंग है उस दिन मैं कोशिश करूँगा मैं तिजारा में रहूँ, क्योंकि एक हॉट सीट तिजारा भी है जहाँ से बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदुत्व के एक पोस्टर बॉय, उनको यहाँ बहुत सारे लोग राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहते हैं, बुलडोजर को प्रतीक के तौर पर वो लेकर राजस्थान में अलवर में आए थे तिजारा में। फिलहाल नमस्कार।